नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट हाउ डू वी नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स। देखो हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में कैसे पता चला। तो यहाँ पे कुछ इमेज दी हुई है आपको। यहाँ पे देखो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारे एक्सकावेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट है, ये लोग एक्सकावेशन कर रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में फ़र्क होता है। हिस्टोरियंस मतलब जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट मतलब जो फिज़िकली प्लेस पर जाकर वहाँ पे एक्सकावेशन करते हैं, वहाँ पे रिसर्च करते हैं। एक्सकावेशन मतलब खुदाई वगैरह करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस दिखाई जा रही है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन की प्रोसेस। हमें हमारे एंसेस्टर्स के बारे में इसी तरह से पता चला। Archaeologists explore early human sites to uncover clues such as tools, bones and other objects left behind by our early ancestors. देखो आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा अलग अलग जगहों में जाकर रिसर्च करते रहते हैं, तो उन्हें उनके एक्सकावेशन में जब वो अर्ली ह्यूमन साइट्स के बारे में एक्सकावेशन कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें कुछ क्लूज़ मिले हैं ना, कुछ उनको हिंट्स मिले, जैसे कि टूल्स मिले, फिर बोन्स मिले और बाकी के ऑब्जेक्ट्स मिले जो कि हमारे अर्ली एंसेस्टर्स ने छोड़ दिए थे। अभी देखो जो हमारे एंसेस्टर्स थे पैलियोलिथिक एज में, मीजोलिथिक एज में, ये लोग ना टूल्स बनाया करते थे। और हमने देखा था कि ह्यूमन का जो फर्स्ट स्टेट था वो यही था कि हमारे एंसेस्टर्स ने टूल्स बनाना चालू किया था, इसीलिए उनको टूल मेकर्स भी बोला जाता था या फिर होमिनिन्स बोला जाता था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, टूल्स को बनाते थे, उनको यूज़ करते थे, और जब टूल्स ख़राब हो जाते थे ना, तो उनको फिर वो लोग ज़मीन में गाड़ देते थे। वैसे ही जब कोई इंसान मर जाता था तो फिर वो लोग आज की तरह हम जैसे करते हैं, वो लोग भी ज़मीन में गाड़ देते थे उसकी बॉडी को। उसकी वजह से फिर क्या हुआ, आज हमें उनके बोन्स वगैरह मिले, टूल्स मिले। इससे हमें पता चला कि हमसे पहले भी इस अर्थ पे कोई रहता था। Each clue helps them build a picture of how people lived long ago. ये जो हर एक क्लू मिला है एक्सकवेशन के टाइम पे, ये एक पिक्चर बनाता है कि कैसे पहले के टाइम के लोग अर्थ पे रहा करते थे। ठीक है, इससे सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। To better understand these clues, archaeologists also experiment by making and using similar tools. देखो जब कोई टूल मिलता है एक्सकावेशन में, तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रियल में भी वैसा एक टूल बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसका क्या यूज़ किया जाता होगा। ठीक है, उसी के बेस पे फिर ओरिजिनल टूल के यूज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है। दिस हेल्प्स देम लर्न हाउ अर्ली ह्यूमंस क्रिएटेड, यूज्ड एंड डिपेंडेंट ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स इन देयर डेली लाइफ। इसी से फिर पता चलता है कि अर्ली ह्यूमंस अपने डेली लाइफ में इन ऑब्जेक्ट्स का कैसे यूज़ करते थे। यहाँ पे एक टर्म है ओल्ड वर्ल्ड। ओल्ड वर्ल्ड मैंने आपको बताया था कि हमारे एंसेस्टर सबसे पहले कौन से कॉन्टिनेंट में रहते थे। चलो बताओ कौन से कॉन्टिनेंट में रहते थे। अफ्रीका में, बिल्कुल सही। धीरे धीरे उन्होंने फिर एशिया में कदम रखा और एशिया के बाद उन्होंने यूरोप में कदम रखा। ठीक है, इसीलिए अफ्रीका, एशिया और यूरोप, इन 3 कॉन्टिनेंट्स को मिला के बोला जाता है ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, geographical area of the oldest human settlements of the earliest Paleolithic period. Earliest Paleolithic period में जहाँ जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट्स थे, ऐसा जोग्राफिकल एरिया, उसको ओल्ड वर्ल्ड बोला जाता है। ये इसका डेफिनेशन है। वही मैंने आपको बताया कि यहाँ ये 3 जगहों पे हमारे एंसेस्टर्स रहते थे, इसलिए इसको ओल्ड वर्ल्ड बोला जाता था। The earliest human settlements were found in Africa, Asia and Europe, and together they constitute what we today call the Old World. ये हमने पढ़ लिया। Different kinds of human ancestors coexisted at this time. देखो अलग अलग टाइप के human ancestors एक साथ इस टाइम पे रहते थे। एक साथ इन द सेंस कि उनको पता भी नहीं था, जैसे कि चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। ये सब एक ही टाइम पे थे, लेकिन अलग अलग जगहों पे थी। वैसे ही अलग अलग जगहों पे हमारे डिफरेंट काइंड्स के ह्यूमन एंसेस्टर्स एक साथ रहते थे। और वो टाइम पीरियड कौन सा था, 3.3 मिलियन ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, और उस टाइम पे क्या हुआ, वन ऑफ दिस एंसेस्टर्स मेड द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स। तो 3.3 मिलियन ईयर्स एगो इस टाइम पे हमारे ही एक ह्यूमन एंसेस्टर ने क्या किया,
सबसे पहला स्टोन टूल बनाया। ये हम अभी मैंने जो आपको बताया कि इनको टूल मेकर्स बोला जाता है क्योंकि उन्होंने स्टोन टूल बनाए। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमंस तो बंदर ही थे, ये तो हमें पता है। लेकिन ऐसी क्या चीज़ आई जिसकी वजह से बंदर जो है, ओरिजिनल स्पीसीज बंदर की वो बंदर ही थी और एक स्पीसीज जो थी वो ह्यूमंस बन गई। तो यही डिफरेंस था कि उन्होंने स्टोन टूल्स बनाए थे सबसे पहले। और ये टूल्स बनाना किसका नेचर है पता है? ये ह्यूमन बिहेवियर है। क्यों ह्यूमन बिहेवियर है? क्योंकि टूल्स बनाने में ना दिमाग लगता है। तो ये कॉग्निटिव एबिलिटी है, मतलब हमारे दिमागी क्षमता है ये, कि हमने हमारे दिमाग का यूज़ करके टूल्स बनाए। कोई भी एनिमल जो है वो अपने दिमाग का इतना यूज़ नहीं कर सकता। ह्यूमंस में और एनिमल्स में पता है क्या बेसिक डिफरेंस है? सिर्फ एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता और ह्यूमंस का ब्रेन डेवलप्ड होता है। ठीक है, टू मेक सच टूल्स दस ह्यूमन बींग्स केम टू बी नोन एज होमिनिन्स और टूल मेकर्स। इसीलिए ह्यूमन बींग्स को होमिनिन्स या फिर टूल मेकर्स कहा जाता है। The tools they created are sometimes extracorporeal limbs because they functioned as extensions of the human body. देखो, ह्यूमन के जो एंसेस्टर्स थे वो टूल्स बनाते थे और इन टूल्स को एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स कहा गया है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल मतलब रिलेटेड टू हमारी बॉडी। तो हमारी बॉडी से रिलेटेड एक्स्ट्रा लिम्स हमें मिल जाते हैं टूल्स की मदद से। लिम्स मतलब होता है हमारे हाथ और पैर, ठीक है, जो हमें काम करने में मदद करते हैं। लेकिन देखो, अगर कोई जानवर दूर है और हमें उसका शिकार करना है तो हम हाथ से अगर उसको मारेंगे तो शिकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हमारे पास धनुष बाण है, ठीक है, बो और एरो है, उसको हमने चला के एरो से शूट किया और एरो जो है उसके बॉडी पे जाके लग गया और एनिमल का हमने शिकार कर लिया, तो वो जो धनुष बाण था ना, वो हमारे एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स हो गए क्योंकि उसने हमें हमारी काम करने में मदद की। इसीलिए टूल्स को बोला जाता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स बिकॉज दे फंक्शन एज एक्सटेंशंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी के एक्सटेंशन के रूप में ही वो काम करते हैं। हेल्पिंग पीपल परफॉर्म टास्क दे कुड नॉट अकम्प्लिश विद देयर हैंड्स अलोन। जो काम हम हमारे हाथों से सिर्फ नहीं कर सकते वो हम टूल्स की मदद से कर सकते थे। ह्यूमंस मेड दिस टूल्स, यूज देम एंड डिस्कार्डेड देम। ये मैंने आपको बताया। देखो, ह्यूमंस जो थे ना, टूल्स बनाते थे, उनको यूज़ करते थे और जब वो बेकार हो जाते थे तो उनको डिस्कार्ड कर देते थे, यानी कि ज़मीन में गाड़ देते थे। ओवर टाइम दिस डिस्कार्डेड टूल्स गॉट buried in the upper layers of the earth and were later discovered by archaeologists. फिर जब ये लोग डिस्कार्ड कर देते थे, या तो ये फेंक देते थे या तो ज़मीन में गाड़ देते थे, टाइम के साथ क्या हुआ कि अर्थ के अपर लेयर में ये टूल्स बरी हो गए। ठीक है, फिर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवरी की तो उनको ये टूल्स मिल गए। फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया, ओ अच्छा, ऐसे हमारे एंसेस्टर्स टूल्स का यूज़ करते थे। इन द सेम वे the remains of stone of our early ancestors were buried deep underground and over thousands or even millions of years turned into fossils. ऐसे ही हमारे एंसेस्टर्स के जो रिमेन्स थे, मतलब बॉडी के रिमेन्स, जब लोग मर जाते थे तो वो लोग ज़मीन में उसको गाड़ देते थे। फिर वही जो रिमेन्स थे वो फॉसिल्स बन गए। साल बीतते गए और ये जो रिमेन्स थे ये फॉसिल्स बन गए। फॉसिल्स क्या होते हैं? जब किसी पर्सन को ना ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स उनकी जो बॉडी है वो जो है एक स्केलेटन जैसी बन जाती है या फिर स्टोन में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस चीज़ को बोला जाता है फॉसिल्स। तो हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं हमारे एंसेस्टर्स के। फॉसिल्स की डेफिनेशन है यहाँ, द प्रिजर्व्ड रिमेन्स, ट्रेसेस और इम्प्रेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस फ्रॉम द डिस्टेंट पास्ट। देखो, पास्ट से कुछ प्रिजर्व किए गए रिमेन्स, ट्रेसेस या फिर इम्प्रेशंस, चाहे वो प्लांट्स के हो या एनिमल्स के हो, उनको बोला जाता है फॉसिल्स। फॉसिल्स फॉर्म व्हेन दिस रिमेन्स गेट बरीड अंडर लेयर्स ऑफ अर्थ एंड स्लोली टर्न इनटू स्टोन ओवर थाउजेंड और मिलियंस ऑफ अगो। ये जो रिमेन्स हैं प्लांट्स या एनिमल्स के, ये जब ज़मीन के अंदर बरी हो जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं, और स्लोली थाउजेंड ऑफ ईयर्स के बाद जब वो स्टोन बन जाते हैं, पत्थर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उस पत्थर को ही फॉसिल कहा जाता है। ठीक है, द डिस्कवरी
of such tools and fossils are major sources of evidence that helps archaeologists reconstruct human history and understand how our ancestors lived. ये जो हमने डिस्कवरी की है फॉसिल्स की, ये हमें मेजर एविडेंस मिला है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने समझा है कि ह्यूमन हिस्ट्री कैसे उस टाइम पे थी, ह्यूमंस कैसे उस टाइम पे रहते थे, हमारे एंसेस्टर्स कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सब फॉसिल्स की मदद से हमें समझ में आता है. इट इज़ थ्रू सच फाइंडिंग्स दैट वी नो दैट द होमो हैबिलिस लिव्ड इन अफ्रीका, स्पेशली इन ओल्डुवाई गॉर्ज इन तंजानिया एंड केन्या. देखो, फॉसिल्स की मदद से ही हमें ये पता चला कि होमो हैबिलिस, जिसको हम हैंडी मैन भी बोलते हैं, ठीक है, होमो हैबिलिस को क्या कहा जाता है, हैंडी मैन, ये जो है ये अफ्रीका में रहता था. सबसे पहला या फिर दूसरा जो है हमारा ह्यूमन एंसेस्टर था ये, जो अफ्रीका में रहता था. और अफ्रीका में एक जगह है, अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, उसमें एक ना कंट्री है तंजानिया और एक कंट्री है केन्या. यहाँ पे तंजानिया और केन्या में ना पूरा फैला हुआ है ओल्डुवाई गॉर्ज, इसका न्यू नेम है ओल्डुवाई गॉर्ज, ठीक है. तो ये ओल्डुवाई गॉर्ज के प्लेस में हमें होमो हैबिलिस, जिसको हैंडी मैन बोला जाता है, इनके फॉसिल्स मिले. कहाँ पे मिले, ओल्डुवाई गॉर्ज में. इससे हमें पता चला कि ओल्डुवाई गॉर्ज वाले एरिया में ये लोग ज़्यादा रहते थे, ठीक है. एज नोटेड अर्लियर, देयर सक्सेसर्स Homo erectus, the inventors of hand axes and cleavers, were among the first to migrate out of Africa and gradually spread into Europe and Asia. अब Homo habilis तो पता चल गया, अफ्रीका के ओल्डुवाई गॉर्ज वाले इलाके में रहते थे, ठीक है. Homo habilis के बाद आया था Homo erectus, याद करवा दूंगी मैं, अभी शॉर्ट भी डाला हुआ है मैंने इस पर, ठीक है. Homo erectus आया था. Homo erectus जो था वो फर्स्ट ऐसा हमारा एंसेस्टर था जिसने अफ्रीका के बाहर कदम रखा था. याद है ना, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, दादाजी के दादाजी के भी दादाजी के भी दादाजी, ठीक है, वो थे होमो इरेक्टस, जिन्होंने अफ्रीका के बाहर कदम रखा था और जिन्होंने हैंड एक्सेस और क्लीवर्स भी बनाए थे. हैंड एक्सेस मतलब तो एक्स ही हो गया, ठीक है, आज का जैसा एक्स होता है, और क्लीवर्स जो है ऐसा एक होता था स्टोन का, जो मांस काटने के लिए यूज़ किया जाता था. ये फर्स्ट थे जिन्होंने यूरोप और एशिया में कदम रखा था. While all human ancestors were tool makers, it was the Homo sapiens that developed complex technologies. सारे ही ह्यूमन एंसेस्टर्स जो थे वो टूल मेकर्स थे, सबने टूल्स बनाए, लेकिन सबसे अच्छे टूल्स और टेक्नोलॉजीज बनाने वाला कौन था, होमो सेपियन. होमो सेपियन मतलब आज का ह्यूमन, ठीक है. देखो ना, आज के ह्यूमन ने कितना कुछ बनाया. तुम्हारे घर की ही बात ले लो, वॉशिंग मशीन बना दी, गीज़र बना दिया, आरओ बना दिया, और बाहर देखे तो रेलवेज बना दिए, एरोप्लेन्स बना दिए. इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी बनाने वाला ह्यूमन कौन है, होमो सेपियंस. आज की हमारी स्पीसीज को भी होमो सेपियंस ही कहा जाता है. यहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में. इनके कुछ स्कल्स मिले हैं, ठीक है, ये इसको ही बोला जाता है फॉसिल्स. देखो, इनके स्कल्स के फॉसिल्स मिले हैं हमें. सबसे पहला जो है वो है होमो हैबिलिस, ठीक है. कहाँ पे मिला था हमें, ओल्डुवाई गॉर्ज में. ओल्डुवाई गॉर्ज कहाँ पे है, तंजानिया और केन्या में फैला हुआ है. 2 to 6 मिलियन ईयर्स अगो ये हमें मिला था. मेड चॉपर स्टोन टूल्स, और ये चॉपर स्टोन टूल्स बनाते थे. अब फर्स्ट, इसका मतलब सबसे पहले आया था होमो हैबिलिस. नेक्स्ट है होमो इरेक्टस, ये वही था जिसने फर्स्ट टाइम अफ्रीका के बाहर कदम रखा था. अच्छा, होमो हैबिलिस का दूसरा नाम क्या था, हैंडीमैन. क्या था, हैंडीमैन. हैंडीमैन क्यों, क्योंकि इसने सबसे पहले टूल्स बनाए थे, ठीक है. इसके हाथ में ना जादू था, इसीलिए इसको नाम दे दिया, तुम तो हैंडीमैन हो भाई, तुमने हाथों से कला की है. नेक्स्ट है होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस जो है ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ठीक है, अफ्रीका के ईस्ट में रिफ्ट वैली है, वहाँ पे इनके अवशेष पाए गए थे 2 मिलियन ईयर्स अगो. ये था 2 से 6 मिलियन ईयर्स अगो. ये है 2 मिलियन ईयर्स अगो. इसने हैंड एक्सेस और क्लीवर्स बनाए थे. ये था होमो इरेक्टस. थर्ड है होमो निएंडरथैलेंसिस. नाम ही बड़ा अजीब है, होमो निएंडरथैलेंसिस. वाह,
लिव्ड इन यूरोप एंड साउथ वेस्ट एशिया। ये कहाँ पे रहता था? यूरोप में और साउथ वेस्ट एशिया में, मतलब ये अफ्रीका से अलग आ चुका है अब, ठीक है। तुमको एक बात बताऊं, देखो सबसे पहला जो अफ्रीका के बाहर गया था ना हमारा एंसेस्टर, वो था होमो इरेक्टस, और फिर इसी को आगे चल के नाम क्या दे दिया पता है? होमो निएंडरथैलेंसिस। होमो निएंडरथैलेंसिस। देखो ये अफ्रीका है, जो अफ्रीका से बाहर निकल गए उनको नाम दे दिया होमो निएंडरथैलेंसिस, और जो अफ्रीका में ही रह गए एंसेस्टर उनको नाम दे दिया होमो सैपियन, ठीक है। अब है होमो निएंडरथैलेंसिस लिव्ड इन यूरोप एंड साउथ वेस्ट एशिया टिल 40,000 ईयर्स अगो। 40,000 ईयर्स अगो तक ये लोग यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया में ही रहते थे, और इन्होंने मिडल पैलियोलिथिक फ्लेक टूल्स बनाए थे, ठीक है। फ्लेक टूल्स मतलब जो ऐसे बड़े बड़े स्टोन से काट के बनाए जाते हैं, ये जो है ये टूल बन गया, इसको बोला जाता है फ्लेक टूल्स। पैलियोलिथिक एज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस या फिर लिविंग ह्यूमंस आर द ओनली ह्यूमन स्पीसीज लिविंग टुडे ऑन अर्थ। अकेली ऐसी ह्यूमन स्पीसीज जो आज अर्थ पर रह रही है उसका नाम क्या है? होमो सेपियन। ये वही ह्यूमंस थे जो अफ्रीका में ही रह गए, अफ्रीका से बाहर नहीं गए, और फिर लेटर चल के ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गए। ओके, अब इनको याद करते हैं। देखो अब एक वर्ड याद कर लो, ए हेंस। ए हेंस, हेंस मतलब पता है ना, हेन मतलब क्या होता है? मुर्गी, ठीक है। एक रही तो ए बोलते हैं, लेकिन अभी हमको याद करना है इसको, सिर्फ इसलिए ऐसे याद करेंगे। ए हेंस, बुला रहे हो आप हेंस को, ए हेंस इधर आ, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथेसिस। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ लिया था कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिस कौन है, फर्स्ट नहीं सेकंड में पढ़ा था। ऑस्ट्रेलोपिथेसिस कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेसिस फर्स्ट एंसेस्टर्स थे हमारे, है ना। नेक्स्ट है एच। एच से आ जाएगा हैबिलिस। होमो कहाँ गया? देखो होमो होमो तो सब में है ना, तो क्या ट्रिक बना है फिर? एच 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 ट्रिक बना दूँ क्या? होमो होमो, चलो याद कर लो, एच 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 नहीं बनेगी ना, इसीलिए एच फॉर हैबिलिस। ई से क्या हो जाएगा? ई फॉर इरेक्टस, ठीक है। एन से क्या हो जाएगा? एन फॉर निएंडरथैलेंसिस। एस से क्या हो जाएगा? एस फॉर आ जाएगा सेपियंस, होमो सेपियंस, ठीक है। याद हो गया? फिर लाइन से याद हो गया आपको आपके एंसेस्टर्स। ए फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेसिस, उसके बाद आया एच फॉर होमो हैबिलिस जिसको हैंडीमैन भी बोला जाता था, उसके बाद आया ई से होमो इरेक्टस, उसके बाद एन से आ जाता है निएंडरथैलेंसिस, एस से आ जाता है होमो सेपियंस। दिस वाज द ट्रिक। नेक्स्ट लेट अस एक्सप्लोर। क्या एक्सप्लोर करें अब हम? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जिसको आपको आंसर करना है। डू यू नोटिस एनी चेंजेस इन द शेप और फीचर ऑफ द स्कल्स अक्रॉस डिफरेंट एंसेस्टर्स? यहाँ पे हमने अलग अलग एंसेस्टर्स की खोपड़ियाँ देख ली हैं, स्कल्स देख ली हैं। क्या आपको कोई चेंज दिख रहा है? दिख रहा है तो बता दो। देखो मैं ही बताती हूँ, जो फेशियल फीचर्स है ना, आईज़ है, नोज है, माउथ है, ये स्टार्टिंग में इतने अच्छे से नहीं दिख रहे, लेकिन जैसे जैसे एंसेस्टर्स की ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे इनके फेशियल फीचर्स अच्छे से दिख रहे हैं। सेकंड चीज़ की, इनका जो स्कल है ना, पहले राउंड शेप थोड़ा सा दिख रहा है, और ग्रो होते होते ना ये लोग थोड़ा सा ऐसे इरेक्ट बन गया है इनका स्कल, और जॉ में भी फ़र्क आया है, ठीक है। और साथ ही में जो हमारे आईब्रोज वाले बोन्स है ना, आई के ऊपर के बोन्स, वो भी आप देखोगे ना तो थोड़े थोड़े क्लियरली विजिबल होते जा रहे हैं। पहले इतने क्लियरली विजिबल नहीं थे, बाद में थोड़े अच्छे से विजिबल होते जा रहे हैं। वाह क्या ड्राइंग बना दी मैंने। तो ये दो तीन उनमें डिफरेंसेस है। कैन यू ऑब्जर्व अ ग्रेजुअल स्ट्रेटनिंग ऑफ फेस? क्या आपको स्ट्रेटनिंग दिख रही है फेस की? बिल्कुल दिख रही है, बताया मैंने आपको, पहले गोल गोल थे इनके फेस, ठीक है। तो पहले ये गब्बू गब्बू से थे, बाद में इनका फेस क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया था। सेकेंड, नेक्स्ट अब देखो, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इंटू डिस्टिंक्ट पीरियड्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब अर्ली जो ह्यूमन हिस्ट्री है ना, ये बहुत सारे अलग अलग फेसेस में डिवाइड कर दी है, अलग अलग पीरियड्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब किस बेसिस पे डिवाइड किया? फर्स्ट बेसिस है डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टूल्स की। पुराने लोग जो थे हमारे एंसेस्टर्स, उन्होंने टूल्स कैसे बनाए और कैसे उसको वो लोग यूज़ करते थे। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड चेंजेस इन ह्यूमन लाइफस्टाइल, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर को शुरू किया
और ह्यूमन लाइफस्टाइल में कैसे चेंजेस आते गए, एंड सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे थे उनके, इस बेसिस पे हमने अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग फेसेस में उनकी लाइफ को डिवाइड कर दिया है। यही यहाँ पे 6 फेसेस दिए हुए हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। फर्स्ट फेज जो है वो है पैलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन एज। दिख रहा है ना, पैलियोलिथिक या फिर इसको ही बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। एक बात बताऊँ, देखो जहाँ पे लिथिक वर्ड आ गया ना, तो लिथ्स का मतलब ही होता है स्टोन। लिथ का मतलब क्या होता है? स्टोन्स। तो पैलियोलिथिक मतलब हो गया, पैलियो मतलब होता है ओल्ड, पैलियोलिथिक मतलब हो जाएगा फिर ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, इस एज में लोग क्या करते थे? हंटिंग गैदरिंग लाइफस्टाइल, यूज ऑफ सिंपल स्टोन टूल्स। यहाँ पे लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे और सिंपल स्टोन टूल्स का यूज करते थे। ठीक है, अब पैलियोलिथिक एज था ये। पैलियोलिथिक एज का जो रफ टाइमलाइन है ना, वो है 3.3 मिलियन से तो 10,000 BCE। मैं आपको रफ टाइमलाइन बताते चलूँगी, ये अप्रॉक्स नहीं होता है। अप्रॉक्स क्यों नहीं पता? क्योंकि किसी को भी नहीं पता तो मुझे कहाँ से पता होगा, और मुझे नहीं पता तो आपको कहाँ से पता होगा, है ना? क्योंकि उस टाइम पर रिटर्न सोर्सेस थे ही नहीं, इसीलिए किसी को भी नहीं पता। पूरा रफ टाइमलाइन मैं आपको बता सकती हूँ। पैलियोलिथिक एज कहाँ से कहाँ तक थी? 3.3 मिलियन से तो 10,000 BCE तक। इस टाइम पे लोग क्या करते थे? हंटिंग गैदरिंग करते थे, साथ ही में बहुत सिंपल से स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे, क्योंकि ज़्यादा टेक्नोलॉजी, ज़्यादा स्टोन टूल्स के बारे में उन्हें पता ही नहीं था। ठीक है, एक बड़ा सा पत्थर ले लिया, उसको काट लिया, वही उनका स्टोन टूल बन जाता था। ये था पैलियोलिथिक, जिसको ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा मीजोलिथिक। मीजोलिथिक में क्या करते थे ये लोग? यूज़ ऑफ माइक्रोलिथिक टूल्स। अब देखो, मीजोलिथिक, माइक्रोलिथिक का मतलब, माइक्रो मतलब तो छोटा होता है, ठीक है, लिथिक मतलब स्टोन से बना हुआ, मतलब टाइनी स्टोन टूल, छोटे छोटे स्टोन के टूल्स ये लोग यूज़ करते थे। अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन हंटिंग गैदरिंग एंड एग्रीकल्चर। देखो, हमने पढ़ा था कि लोग पहले हंटिंग गैदरिंग करते थे, और हंटिंग गैदरिंग से ही धीरे धीरे वो लोग शिफ्ट हुए थे, और शिफ्ट होते होते उन्होंने क्या बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। पहले वो लोग इधर उधर घूम घूम के हंटिंग गैदरिंग करते थे, जब उन्होंने एग्रीकल्चर किया तो इसकी वजह से उन्हें एक जगह पे रहने लगा। तो हंटिंग गैदरिंग से ना एग्रीकल्चर तक जाने का जो सफ़र था, इसके बीच में एक फेज़ था, उस बीच वाले फेज़ को ही बोला जाता है मीजोलिथिक। मीजो का मतलब भी होता है बीच वाला फेज़, ठीक है, इसको ही बोला जाता है मीजोलिथिक फेज़। तो इसको अगर किसी ने पूछा कि मीजोलिथिक फेज में लोग क्या करते थे, तो ये ना सिर्फ एक ट्रांजिशनल फेज था बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक फेज, इतना आपको बताना है। थर्ड है नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक या फिर न्यू स्टोन एज। अब नियोलिथिक एज को ना एकदम नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोल दिया जाता है। क्यों इसको नॉर्मल एज नहीं बोलते, रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे लोगों ने पहली बार एग्रीकल्चर करना सीखा, और एग्रीकल्चर किया तो क्रॉप्स बनाए तो उनका जो घूमने फिरने वाली ज़िंदगी थी वो स्टॉप हो गई। वो लोग एक जगह पे सेटल हो गए, और इसी से आगे चल के सेटलमेंट्स की शुरुआत हुई, और सेटलमेंट्स के बाद सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन इस फेज से बन गई, इसीलिए इसको नियोलिथिक रिवॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इस फेज में ना बहुत ताकत थी। शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर एंड सेटल्ड लाइफ। देखो, हंटिंग गैदरिंग से शिफ्ट हो गए डायरेक्टली, एग्रीकल्चर करने लग गए लोग, और सेटल्ड लाइफ हो गई इनकी। साथ ही साथ ये लोग एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करने लग गए। अच्छा, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल जिसको इंसान ने डोमेस्टिकेट किया था? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, केबीसी का सवाल पूछ रही हूँ भाई, है ना? केबीसी में भी आया था एक बार कि कौन सा पहला ऐसा एनिमल है जिसको ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया था। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। एंड यूज़ ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल। और इसी पीरियड में नियोलिथिक स्टोन एज वाले पीरियड में ही पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का भी यूज़ किया जाने लगा। पॉलिश स्टोन टूल मतलब क्या? पॉलिश करके यूज़ करेंगे स्टोन टूल को? नहीं भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। पॉलिश स्टोन टूल का मतलब होता है, समझो ये स्टोन है, इसमें से काट लिया स्टोन, ये जो टूल है ये बन गया सिंपल स्टोन टूल, जो कि पैलियोलिथिक एज में यूज़ करते थे। अब पॉलिश मतलब इसको धार दे दी उन्होंने, ठीक है, इसको काटा और इसको ऐसे धार दे दी। धार देना मतलब पॉलिश करना। हमारे घर पे जो चाकू वगैरह होते हैं, उनकी अगर
क्या बोलते हैं, उसकी धार कम हो जाती है तो हम पॉलिश करने भेज देते हैं ना, मतलब रंग लगाने थोड़ी भेजते, उसको धार करना, पॉलिश करना मतलब धार करना। तो इन स्टोन टूल्स का वो लोग यूज़ करने लग गए। ये था नियोलिथिक फेज। अब नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब क्या होता है, न्यू, नवा, और लिथिक मतलब स्टोन, इसलिए इसको बोला जाता है न्यू स्टोन एज। ये था थर्ड फेज। अब ये जो तीनों फेज हमने पढ़े, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ये तीनों थे स्टोन एज, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टोन टूल्स का यूज़ हुआ। और 3 स्टेजेस हैं। फोर्थ है हमारी कैल्कोलिथिक या फिर कॉपर एंड स्टोन एज। कैल्को मतलब होता है कॉपर, कॉपर का सिंबल बताना ज़रा, केमिकल सिंबल, पीरियोडिक टेबल वाला, साइंस भी तो पढ़ना है, सिर्फ सोशल साइंस से थोड़ी काम चलेगा। कॉपर का होता है Cu, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी बताना, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ ना कमेंट में बता देना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा, फर्स्ट एनिमल कौन सा डोमेस्टिकेट किया गया, सेकेंड पूछा कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर बता देना मुझे, ठीक है। थोड़ा सोचना, नहीं तो फिर नेट पे सर्च करना खुद से। जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना तो लंबे समय तक हमें वो चीज़ याद रहती है। तो ये है कॉपर एंड स्टोन एज, जिसको हम बोलते हैं कैल्कोलिथिक एज। इसमें जैसा कि इसका नाम है, कॉपर का भी यूज़ होता था और स्टोन का भी यूज़ होता था। यूज़ ऑफ कॉपर अलॉन्ग विथ स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स के साथ साथ कॉपर का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता था। अर्ली मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन एंड शेपिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स। अर्ली मेटलर्जी का यूज़ किया गया यहाँ पे, मतलब मेटल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे बनाने लग गए वो लोग कॉपर का यूज़ करके, और आर्टिफैक्ट्स भी आर्ट्स की जो चीज़ें हैं जैसे कि पॉट्स हो गए, कोई शोपीस हो गया, ये सब भी वो लोग बनाने लग गए इस एज में। इस एज को क्या बोला गया, कैल्कोलिथिक एज, ठीक है। कैल्कोलिथिक एज के बाद आई हमारी ब्रॉन्ज एज। देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी ना, उसके मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 नाम बताए थे, याद है कौन कौन से थे? सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था और हड़प्पन सिविलाइजेशन था। अब उसको ना ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे ना सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज का यूज़ किया गया था। ब्रॉन्ज इज़ एन एलिमेंट, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था, इसीलिए उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलावा भी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉन्ज मेटलर्जी, मिक्सिंग कॉपर एंड टिन टू मेक ब्रॉन्ज। देखो ब्रॉन्ज एज क्यों बोला गया, क्योंकि इस एज में ब्रॉन्ज मेटलर्जी डेवलप हुई, मतलब कॉपर और टिन को मिक्स किया गया और उससे फिर ब्रॉन्ज बनाया गया। कॉपर और टिन को मिक्स किया गया, ठीक है, इससे फिर क्या बनाया गया, ब्रॉन्ज। टिन का होता है एसएन। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ यहाँ पे, टाउन्स बनने लगे और अर्ली सिविलाइजेशंस भी यहाँ पे बनने लग गए, इसको बोला गया ब्रॉन्ज एज। जैसे जैसे एज का नाम है ना, बस वैसे वैसे उसके फीचर है। कैल्कोलिथिक है तो कॉपर और स्टोन के टूल्स यूज़ हुए, ब्रॉन्ज है तो ब्रॉन्ज का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट आयरन आ गया, तो इसमें क्या होगा, बिना पढ़े बता दो, आयरन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा, है ना। वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ आयरन मेटलर्जी, स्मेल्टिंग एंड वर्किंग आयरन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन मेटलर्जी का यूज़ हुआ। मेटलर्जी एक प्रोसेस होती है जिसमें ना मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर में से, और मेटल को शेप किया जाता है या फिर उससे टूल्स बनाए जाते हैं। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना मतलब क्या होता है, देखो जितने भी मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, जितने भी है, सब हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। लेकिन नेचर से कैसे मिलेंगे, किसी जगह पे पड़े होंगे और हमने उठा लिए, ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। कहाँ पे मिलेंगे वो हमें, नेचर में हमें ज़मीन के अंदर मिलेंगे। बहुत सारी खुदाई वगैरह की जाती है, वहाँ से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं। और नेचर में जब हम मेटल्स को लाते हैं ना, तो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, वो हमें इम्प्योर फॉर्म में मिलते हैं। कौन से फॉर्म में, इम्प्योर, मतलब अगर ये मेटल है तो मेटल के साथ साथ बहुत सारी उसमें इम्प्योरिटीज़ भी जुड़ी होती हैं। तो ये जो पूरा है मेटल विद इम्प्योरिटीज़, इसको बोला जाता है ओर, ठीक है, इसको बोला जाता है ओर। और जब ये हम इम्प्योरिटीज़ को निकाल देते हैं, मतलब उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, फिर इसमें से हम अलग से मेटल को बाहर निकालते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, और इसी को बोला जाता है मेटलर्जी, ठीक है, ओके।
आयरन एज में क्या हुआ? आयरन एज में क्या हुआ था? वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ आयरन मेटलर्जी, आयरन मेटलर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। स्मेल्टिंग एंड वर्किंग आयरन, स्मेल्टिंग मतलब पिघलाना और आयरन को ओर में से बाहर निकालना, और आयरन पे काम किया गया, जैसे कि उसके टूल्स बनाना, उससे फिर आर्टिफैक्ट्स बनाना, स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स, मोर एडवांस सोसाइटीज़। यहाँ पे टूल्स भी बहुत अच्छे बनाने लग गए ये लोग, सोसाइटीज़ एकदम एडवांस हो गई थी। तो ये 6 एजेस हमने पढ़े। 6 एजेस कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले पैलियोलिथिक एज पढ़ा। पैलियोलिथिक एज में लोग हंटिंग और गैदरिंग करते थे और बहुत ही सिंपल से स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। इसका टाइम पीरियड था 3.3 मिलियन से तो 10,000 BCE। नेक्स्ट हमने पढ़ा है मेसोलिथिक एज। ये एक ट्रांजिशनल फेज था बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। इसका टाइम पीरियड रहा 10,000 से तो 8,000 BCE तक, ठीक है। नेक्स्ट आया नियोलिथिक स्टोन एज, और इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर का स्टार्ट हुआ था, और इसका टाइम पीरियड था 8,000 से तो 3,000 BCE तक, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने सेटल्ड लाइफ की शुरुआत की और साथ में एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया। उसके बाद आया कैल्कोलिथिक एज, जिसको कि कॉपर एंड स्टोन एज भी बोला जाता है। इसमें कॉपर का सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ और स्टोन का भी यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले मेटलर्जी की शुरुआत हुई क्योंकि कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाने लगा और उससे फिर टूल्स और आर्टिफैक्ट्स बनाए जाने लगे। इसका जो टाइम पीरियड है ये है अप्रॉक्स 4,000 से तो 2,000 BCE तक। टाइम पीरियड एक दूसरे से ओवरलैप हो सकता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि एग्जैक्ट टाइम किसी को भी पता नहीं है। उसके बाद आया था ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का जो टाइम पीरियड है यहाँ 3,300 BCE से तो 1200 BCE तक, 1200 BCE तक। यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज का यूज़ हुआ। ब्रॉन्ज जो है वो एक मेटल होता है जो कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया जाता है, ठीक है। ट्रेड एक्सपांड हुआ यहाँ पे और अर्ली सिविलाइजेशंस की भी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आयरन एज आता है। आयरन एज का टाइम है 1200 से तो 1200 से तो 500 BCE तक। यहाँ पे आयरन का सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगा, स्ट्रॉन्गर टूल्स बनने लगे और सोसाइटीज़ एडवांस हो गई। Why do you think the shift to farming during the Neolithic period is called a revolution rather than a simple change? मैंने आपको बताया था कि जब नियोलिथिक पीरियड में फार्मिंग शुरू हुई, एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, एज नहीं बोलते भाई, रिवॉल्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसी एग्रीकल्चर की वजह से लोगों की सेटल्ड लाइफ हुई, लोग एक जगह पे रहने लग गए, तो एनिमल्स को पालने लग गए, ह्यूमन सेटलमेंट्स बनने लगी, जिससे आगे चल के बड़े बड़े सिविलाइजेशंस बने, है ना। इसीलिए इसको रिवॉल्यूशन बोला जाता है, एक नॉर्मल एज के रूप में इसको नहीं माना जाता।